हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इनॉक्स एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, आज ये आपका लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 6 का पदार्थों का पृथक्करण, जो कि आपको पढ़ना है, उसका लेक्चर नंबर 2 है ये। पिछली क्लास में मैं आपको बहुत सारी बातें बता चुका हूँ, मिश्रण के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। अगर कुछ लोग उस चैप्टर को छोड़ के यहाँ पे उस लेक्चर को छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो प्लीज़ डोंट डू दिस, ऐसा मत कीजिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाई हैं, और अगर आप उस लेक्चर को छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आप बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। आप पहले उस लेक्चर को देख लीजिए आराम से, उसके बाद फिर यहाँ आइए, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कुछ पिछली क्लासेस की बातें हम लोग याद करते हैं। जैसा कि मैंने आपको मिश्रण के बारे में बताया था कि मिश्रण क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, तो उससे क्या होता है कि मिश्रण बनता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, और फिर हम लोगों ने मिश्रण के बारे में ये भी जाना था कि मिश्रण का जो गुण होता है वो उसके अवयवों के गुण से मिलता जुलता है। ये भी मैंने समझाया था कि अगर आप जैसे पानी में चीनी घोलते हो, तो चीनी जो उसका अवयव है उसका गुण कैसा है, मीठा, इसलिए जो आपका मिश्रण होगा वो मीठा होगा। अगर आप पानी में नमक घोलते हो, तो उसका जो अवयव है नमक, उसका गुण है नमकीन होने का, इसीलिए जो आपका मिश्रण होगा वो नमकीन होगा। मिश्रण को दो तरीक़ों से अलग किया जा सकता था। पहला जो कि भौतिक विधि है, और दूसरा जो है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि से जिन मिश्रणों को अलग किया जाता है उन्हें हम यांत्रिक मिश्रण भी कहते हैं, यानी कि मैकेनिकल मिक्सचर भी कहते हैं। मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांग मिश्रण, जिसे कि वैसा मिश्रण जिसके अवयवों को हम लोग देख सकते हैं, उसे कहते हैं समांग मिश्रण। और एग्जाम्पल भी मैंने आपको लिखवा दिया था, जैसे कि शरबत हो गया, वायु हो गया। समांग मिश्रण उस मिश्रण को कहते हैं जिसके अवयवों को हम लोग नहीं देख सकते, जैसे कि शरबत हो गया। शरबत में चीनी को अगर आप घोल दीजिएगा तो फिर आप नहीं देख पाइएगा उसके अवयव को, चीनी पानी में नहीं दिखता है। वायु में अलग अलग वायु को आप नहीं देख पाइएगा। वायु में अलग अलग वायु को, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी चीज़ों को आप लोग नहीं देख पाइएगा। और साधारण नमक में कई प्रकार का लवण है, उसे भी आप लोग नहीं देख पाते हैं। दूसरा जो था वो हमारा विषमांग मिश्रण था, जिसे कि मैंने छोड़ दिया था। हमारा लेक्चर जो था वो 34 मिनट का था अप्रॉक्स, और छोड़ने का कारण आप सभी को पता है कि हमारे मार्कर में इंक की कमी आ गई थी, और इंक ख़त्म हो गया था, हमारे पास अवेलेबल भी नहीं था, जिस कारण से मैंने उसे बंद कर दिया, वरना मैं विषमांग मिश्रण को उसी दिन ख़त्म कर देता। तो समांग मिश्रण जैसा है उसी का जस्ट अपोजिट विषमांग मिश्रण आपको देखने को मिलता है। विषमांग मिश्रण, जैसा कि आपको पीछे हेडिंग दिख रहा होगा, विषमांग मिश्रण मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो मीन्स अलग अलग। ऐसा मिश्रण जिसके अवयवों को हम लोग अलग अलग देख सकते हैं उसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, यानी कि विषमांग मिश्रण कहते हैं। जैसे कि धुआं हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल जो हो गया बालू और नमक का मिश्रण हो गया। अगर आप बालू और नमक को एक साथ मिलाते हैं तो आपको बालू अलग देखने को मिलता है और नमक अलग देखने को मिलता है। चावल की मैं बात करूं तो चावल में जैसे कंकड़ हो गया आपका, तो कंकड़ भी अलग दिख जाता है और चावल भी अलग दिख जाता है, इसलिए ये भी एक विषमांग मिश्रण का ही एग्जाम्पल है। मिट्टी की मैं बात करूँ तो मिट्टी जो है वो भी एक विषमांग मिश्रण का ही एग्जाम्पल है। मिट्टी पर अगर कुछ भी आप देते हैं, कुछ भी फेंक देते हैं, तो वो आपको अलग अलग देखने को मिल जाता है। विभिन्न पदार्थों को हम लोग मिट्टी पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग लिखेंगे कि विषमांग मिश्रण किसे कहते हैं। ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों
को अलग अलग देखा जा सकता है, उसी को तो हम लोग विषमांग मिश्रण कहते हैं। अब एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे पहला जो है आपका वो धुआं है, दूसरा जो है बालू प्लस नमक का मिश्रण। ठीक, तीसरा जो है आपका वो चावल और कंकड़ का मिश्रण। चावल प्लस कंकड़ का मिश्रण। और चौथा जो है ये मिट्टी है, जो कि मिट्टी भी क्या है, एक मिश्रण ही है, एक मिश्रण है। मिट्टी क्या है, मिट्टी एक मिश्रण है। और मिट्टी में हम लोग विभिन्न पदार्थों को देख सकते हैं। मिट्टी में क्या हो सकता है, चूँकि विभिन्न पदार्थों को देख सकते हैं, विभिन्न पदार्थों को देख सकते हैं। अगर आप मिट्टी पे बालू को गिराते हैं तो वो भी दिख जाएगा, चीनी को गिराते हैं तो वो भी दिख जाएगा। कुछ देर के बाद चीनी हो सकता है डिज़ोल्व हो जाए, इससे खाद डिज़ोल्व हो जाता है, उर्वरक जिसे हम लोग कहते हैं फर्टिलाइज़र्स, तो वो आपका अलग केस है। लेकिन आप मिट्टी पे अगर कुछ भी गिराते हैं तो वो शुरू में आपको दिख जाता है। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, 1 मिनट का समय मैं आपको देता हूँ। फिर हमारा क्या आता है, फिर नोट डाल के हम लोग कुछ पॉइंट्स को लिखेंगे। मिश्र धातु का नाम सुना होगा आपने। मिश्र धातु मतलब जो शुद्ध धातु होती है, 2-3 शुद्ध धातुओं को मिला के एक नया धातु को तैयार किया जाता है, जिसे कि मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे कि लोहा एक शुद्ध धातु है, कार्बन एक शुद्ध धातु है, मैग्नीज एक शुद्ध धातु है, लेकिन इस्पात जो है वो एक शुद्ध धातु नहीं है, वो एक मिश्र धातु है। इस्पात को बनाने के लिए उसमें लोहा, कार्बन और मैग्नीज तीनों को एक साथ मिलाया जाता है, तो क्या बनता है, इस्पात बनता है। इसी प्रकार मिश्र धातु बनाए जाते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाए जाते हैं। और ये जो मिश्र धातु होते हैं वो शुद्ध धातुओं की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं और बलवान होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग लिखेंगे, तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ तक आपका विषमांग मिश्रण हेटेरोजीनियस मिक्सचर खत्म होता है।
तो नोट डालिए, नोट डाल के यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं कि मिश्र धातु, मिश्र धातु जो होता है मिश्र धातुएं शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक सबल, सबल वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सबल होते हैं। मिश्र धातु जो होता है वो शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक सबल होता है। सबल मतलब, सबल का मतलब यहाँ पे होता है ताकतवर या बलवान, ताकतवर या बलवान। अब मैं जैसे बात करूं तो पहला आपका जो हो गया वो हो गया इस्पात, ठीक है। तो इस्पात बनाने के लिए हम लोग किन किन शुद्ध धातुओं का उपयोग करते हैं? इस्पात बनाने के लिए हम लोग करते हैं लोहा प्लस कार्बन, ठीक, लोहा कार्बन प्लस मैग्नीज, ठीक, लोहा प्लस कार्बन प्लस मैग्नीज की मिश्र धातु ही इस्पात है। मैग्नीज की मिश्र धातु को ही क्या कहा जाता है? इस्पात कहा जाता है। दूसरा जो है ये सीमेंट है, ठीक, दूसरा जो है वो क्या है? वो सीमेंट है। तो दूसरा जो है वो सीमेंट है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये वही सीमेंट है जिसे कि आदमी दीवार बनाने के उपयोग में लाता है। ये वही सीमेंट है जिसे कि नहीं पढ़ने के बाद आप भी दीवार बनाने के काम में लाइएगा, ठीक है। तो मैं मजाक कर रहा था। तो सीमेंट को हम लोग कैसे बनाते हैं? कैल्शियम प्लस एल्युमिनियम, कैल्शियम प्लस एल्युमिनियम, कैल्शियम प्लस एल्युमिनियम के यौगिकों का मिश्रण क्या है? सीमेंट है। के यौगिकों का मिश्रण के यौगिकों का मिश्रण, कैल्शियम प्लस एल्युमिनियम के यौगिकों का मिश्रण जो है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो सीमेंट कहते हैं। बिल्कुल सही, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको सारी बातें। कुछ और भी इसके उदाहरण हैं, कुछ और भी मिश्रण के उदाहरण हैं, जैसे कि आप जो दवाई खाते हैं वो भी मिश्रण है, केमिकल के मिश्रण है वो भी। आप जो अपमार्जक मीन्स डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं वो भी तो भाई एक मिश्रण ही है। आप जिस साबुन से नहा रहे हो वो भी तो मिश्रण, सोडियम और लवण का मिश्रण है। उर्वरक फर्टिलाइजर्स जो आप खेत में डालते हैं वो भी क्या है? वो भी एक मिश्रण ही है। कीटनाशी जो आप खेत में डालते हैं वो भी एक मिश्रण ही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दवाएं अपमार्जक साबुन, उर्वरक पीड़कनाशी
आदि। दवाएं, अपमार्जक, साबुन, उर्वरक, पीड़कनाशी आदि भी मिश्रण ही है। आदि भी क्या है? मिश्रण ही है। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी भाई नोट डाउन करो, फटाफट लिखो। उसके बाद फिर जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमें ये जानना है कि मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि मिश्रण का जो अवयव है उसे हम लोग अलग अलग क्यों करते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो तब तक नोट डाउन कीजिए। तब तक नोट डाउन कीजिए। और तब तक वो सुना है ना कि खुशी न जाने कहाँ दफन हो गई, ज़िंदगी हमारी यूं ही सितम हो गई, और खुदा ने लिखी सबके हिस्से में मोहब्बत, पर साला जब हमारी बारी आई तो स्याही ख़त्म हो गई। तो ये लाइनें बहुत अच्छी हैं थोड़ी सी, लेकिन आपके लेवल से ऊपर है, इसीलिए आप नोट डाउन कीजिए। मेरे मन में आया, याद आया, इसलिए मैंने आपको सुना दिया। तो अगला हेडिंग जो है वो है मिश्रण को पृथक करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो भाई ऐसा सोचो कि जैसे कुछ मिश्रण जो है वो हमारे लिए उपयोगी हैं, यानी कि हम उन्हें चाहते हैं कि भाई ये मिश्रण होना चाहिए। जैसे शरबत तो हमारे लिए फ़ायदा नहीं करता, डायबिटीज़ हो जाए अलग बात है, लेकिन उससे कोई हानि हमें नहीं होती। जैसे कि वायु जो है, क्या वो हमें कोई हानि करता है? नहीं। अगर वायु ना हो तो हम जीवित नहीं रह पाएँ। तो ये एक वांछनीय उदाहरण है, यानी कि डिज़ायरेबल। तो इसके 3 कारण हैं कि पदार्थों को अलग करने का ज़रूरत पड़ा। पहला कि कुछ मिश्रण जो होते हैं वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं और हम चाहते हैं कि ये चीज़ हो और वांछनीय होते हैं। दूसरा जो होता है, कुछ पदार्थ जो होता है वो हानिकारक होता है और हम ये चाहते हैं कि ये मिश्रण ना हो, यानी कि हानिकारक होता है और अवांछनीय होता है। जैसे कि एग्जांपल की मैं बात करूं तो क्या हम इस चीज़ को चाहते हैं कि भाई चावल में कंकड़ हमारे साथ खाना में बन जाए, या फिर खाना हम बना रहे हो उसमें कंकड़ आ जाए, या फिर चाय बना रहे हो तो जैसे अभी मैंने चाय पिया तो उसमें लकड़ी आ जाए, या फिर चाय पत्ती आ जाए। ऐसा तो हम नहीं चाहते। तो यही कुछ कारण था जिसके वजह से कि हमें पदार्थों को अलग करने का ज़रूरत पड़ा। उसके 3 कारण हैं। पहला बता चुका हूँ कि अवांछनीय अवयवों को पृथक करना, चाय से चाय पत्ती को अलग करना, ठीक है। वांछनीय पदार्थों को प्राप्त करना, यानी कि डिज़ायरेबल प्रोडक्ट को प्राप्त करना, चाय से चाय पत्ती को अलग करके चाय को प्राप्त करना, ठीक है। तीसरा क्या है? अत्यंत शुद्ध पदार्थों को प्राप्त करना। जैसे कि इंजेक्शन जो भी दिया जाता है तो उससे पहले जो एक छोटा सा डब्बा आता है वाइट जैसा, जिसमें लिक्विड रहता है, पानी जिसे कहते हैं, वो बहुत ही शुद्ध पानी रहता है। तो कुछ कारखानों में भी बहुत ही शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जो है कि रोगियों को इंजेक्शन देने के लिए भी कुछ कुछ पानी की आवश्यकता होती है। 1 सेकंड रुकिएगा। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। जस्ट 1 सेकंड पॉज कीजिए मेरे भाई। तो भाई चलिए, तो एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था इसलिए मैं थोड़ा सा यार बिज़ी हो गया था। तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि अत्यंत शुद्ध जल को प्राप्त करना, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी। तो अब हम लोग लिखेंगे, हेडिंग चेंज करेंगे और फिर लगाएंगे। यहाँ तक आपका नोट हो गया होगा मेरे ख्याल से, मैंने आपको समय भी दिया था। अच्छा,
तो हेडिंग लगाइए आप लोग, मिश्रण के अवयवों को मिश्रण के अवयवों को मिश्रण के अवयवों को पृथक्करण करने की आवश्यकता क्या है। मिश्रण के अवयवों को पृथक्करण करने की आवश्यकता क्या है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ मिश्रण जो होते हैं, कुछ मिश्रण जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ मिश्रण उपयोगी व वांछनीय होते हैं। कुछ मिश्रण जो होते हैं वो उपयोगी होते हैं हमारे लिए और वांछनीय होते हैं। ठीक है, तो वैसे मिश्रण कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे वायु एक उपयोगी और वांछनीय मिश्रण है। जल भी हमारे लिए ज़रूरी है, दवाएं भी हमारे लिए ज़रूरी है, शरबत ज़रूरत नहीं है लेकिन उपयोगी है। ठीक, वायु, जल, दवाएं, शरबत, साधारण नमक, आदि। ठीक है, तो कुछ मिश्रण उपयोगी और वांछनीय होते हैं जो कि एग्जाम्पल में आपको दिख रहे हैं। अब कुछ मिश्रण जो हैं भाई, वो कुछ मिश्रण हानिकारक व अवांछनीय होते हैं। कुछ मिश्रण जो होते हैं वो हानिकारक होते हैं और अवांछनीय होते हैं, यानी कि हम उसे चाहते हैं कि भाई ना हो, जैसे कि भैया चावल में कंकड़, ये कौन चाहता है कि मेरे चावल में कंकड़ हो जाए भाई। गेहूं में मिट्टी, गेहूं, आप लोग हो ऐसे समझते हैं भाई, हो चलो कोई नहीं, मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ भाई। यहाँ भी हानिकारक में भी वैसे ही लिखा हूँ। तो गेहूं व मिट्टी, गेहूं में मिट्टी। ठीक है, गेहूं में मिट्टी। हल्दी या चाय में लकड़ी का बुरादा, गेहूं में मिट्टी, हल्दी या चाय में लकड़ी का बुरादा, मतलब छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े। आपने धूप देखा है, धूप जिसे जलाते हैं पूजा में, वही है लकड़ी का बुरादा। लकड़ी से ही धूप बनता है, बाद में उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती है, लेकिन वो बेसिकली रहता है लकड़ी का ही। तो यहाँ तक आपको नोट करना है, आप फटाफट यहाँ तक नोट कीजिए। फिर हम लोग
2 लाइन और बचता है इस टॉपिक के अंदर, उसको कवर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ लिखिएगा आप नोट डाल के, नोट डाल के कि यदि हमें मिश्रण के अवयवों के गुणों का पता हो तो, यदि हमें मिश्रण के अवयवों के गुणों का पता हो तो उपयुक्त विधि और तकनीक द्वारा उन्हें अलग किया जा सकता है। यानी कि यदि हमें मिश्रण के अवयवों के गुणों का पता हो तो उपयुक्त विधि और तकनीक द्वारा उन्हें अलग किया जा सकता है, यानी कि पृथक किया जा सकता है। उन्हें मतलब यहाँ उन्हें मतलब किसे बोल रहे हैं हम लोग? उन्हें मतलब मिश्रण के अवयवों को, मिश्रण के अवयवों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो उन्हें उपयुक्त विधि और तकनीक द्वारा अलग किया जा सकता है। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अब अवांछनीय मिश्रणों से पदार्थों को अलग करने के निम्नलिखित कारण क्या क्या हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अवांछनीय मीन्स जिसे हम लोग नहीं चाहते। अवांछनीय मिश्रणों से अवयवों को अलग करने के निम्नांकित कारण, अलग करने के निम्नांकित कारण। तो भैया वो कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण है
कि ऐसे पदार्थ जिन्हें हम नहीं चाहते, यानी कि अवांछनीय पदार्थों जिन्हें हम नहीं चाहते उन्हें पृथक करना, यानी कि अलग करना। अवांछनीय पदार्थों को अवयवों को पृथक करना। दूसरा जो है वांछनीय, जिसे हम चाहते हैं, वांछनीय पदार्थों को प्राप्त करना। ठीक है, अवांछनीय अवयवों को पृथक करना तथा वांछनीय पदार्थों को प्राप्त करना। और तीसरा है अत्यंत शुद्ध पदार्थों को प्राप्त करना। तो अत्यंत शुद्ध पदार्थों को प्राप्त करना। तो अत्यंत शुद्ध पदार्थ भाई कौन कौन से हैं? तो इंजेक्शन देने वाला पानी, इंजेक्शन के लिए अत्यंत शुद्ध जल का उपयोग। तो इंजेक्शन देने के लिए अत्यंत शुद्ध जल का उपयोग किया जाता है, इसलिए अत्यंत शुद्ध पदार्थों को प्राप्त करना। ये वांछनीय मिश्रण से अवयवों को अलग करने के कुछ कारण थे। तो यहाँ तक आपको ये सारी कारणें समझ में आ गए होंगे और आपने इन्हें नोट भी कर लिया होगा। मेरे साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलिए आप। अगला जो है आपका वो है कि मिश्रण से अवयवों को पृथक करने की कुछ सामान्य विधियां दी गई हैं। मैंने आपसे पिछले लेक्चर में इस बात को बोला था कि पिछला जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसे पढ़ के आइएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी वहाँ से। क्या आपने पढ़ के आया है? सही कमेंट कीजिएगा। अगर आपने पढ़ लिया था इस क्लास से पहले तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा तो भाई फिर तो मैं हूँ, समझा दूँगा। वो तो मैंने डराने के लिए बोल दिया था कि पढ़ के आना, वरना मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन मेरा तो काम है समझाना। भाई अभी यहाँ आए तो डरने का क्या है। तो अभी आप लोग आराम से पहले इन सभी चीज़ों को लिखिए, उसके बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। मैक्स टू मैक्स अगले लेक्चर में ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। एक भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ा है। हाँ, कुछ ज़्यादा थ्योरीज़ हैं जो कि आप एक दो बार जब किताब को पढ़िएगा आप अपने से, तो आराम से समझ में आ जाएंगी चीज़ें, उतना घबराने का ज़रूरत नहीं है। ये सभी क्या है, थियोरिटिकल चीज़ें हैं। एक बार में पढ़ो। थ्रेसर किसे कहते हैं, थ्रेसिंग क्या है, निस्तारण, अवसादन, यही सभी चीज़ें हैं। हाथ से चुनना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है इसमें, मैं सिंपल समझा के निकल जाऊंगा इसमें। तो हो गया होगा यहाँ तक आपका। हेडिंग को चेंज कीजिए।
तो हेडिंग लगाइए मिश्रण के अवयवों, मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की सामान्य विधियाँ। तो भैया कौन कौन सी वो विधि है? पहला विधि जो है आपका दैट इज हाथ से चुनना। मिश्रण से अवयवों को पृथक करने की कुछ सामान्य विधियां पढ़नी है हमें, 10-12 विधि है जो कि बहुत छोटा छोटा है। तो उसमें पहला विधि है हाथ से चुनना। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए। तो अवांछनीय पदार्थों को, वो पदार्थ जिसे कि हम लोग चाहते हैं कि ये मिश्रण में ना रहे, उसे अलग करने का सबसे आसान तरीका है ये। इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, हाथ से चुन के आप उस चीज़ों को निकाल सकते हैं। जैसे कि चावल और गेहूं में अगर आपका कंकड़ आ गया, दाल में कंकड़ आ गया, तो वहाँ पे हम लोग हाथ से उसे चुन के निकालते हैं और इस विधि में काफ़ी समय भी लगता है। तो इन चीज़ों को लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग कि अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का क्या है ये? सबसे आसान तरीका, सबसे आसान तरीका। ठीक है। दूसरा, इसमें काफ़ी समय लगता है। इस विधि में काफ़ी समय लगता, काफ़ी समय लगता है। जैसे चावल, गेहूं या दाल में से कंकड़ निकालना। तो किसकी विधि मदद से हम लोग निकालते हैं? हाथों की मदद से। तो हाथों से चुनकर अलग करना, पहला विधि आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। दूसरा विधि जो है वो है थ्रेसिंग। दूसरा विधि थ्रेसिंग। तो भैया इसमें थ्रेसर मशीन का उपयोग, थ्रेसर मशीन का उपयोग। तो थ्रेसिंग में थ्रेसर मशीन का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है क्या करता है, थ्रेसर जो होता है वो दाना, जो भी अनाज को काटा जाता है खेतों में से, तो डंठल और अनाज को अथवा अन्य कणों को क्या करता है, अलग करने का काम करता है। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया था कि जैसे कि गेहूं का दाना है, तो गेहूं को जब हम लोग काट के लाते हैं, तो जब थ्रेसर में उसे डालते हैं तो दानों से क्या होता है, छिलके को अलग करने का काम करता है थ्रेसर मशीन। तो यहाँ पे लिखेंगे डंठल से अनाज अथवा
अन्य कणों को डंठल से अनाज अथवा अन्य कणों को अलग करने की विधि थ्रेसिंग कहलाती है। ठीक है, डंठल से अनाज अथवा अन्य कणों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। और इसी में एक और शब्द आता है आपका, जो होता है दौनी। ये गांव के लोग इसे अच्छी तरीके से रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब यही थ्रेसिंग का काम कौन करने लगता है? बैल करने लगता है। जब थ्रेसिंग का काम बैलों की मदद से हो, तो जब थ्रेसिंग का कार्य बैलों की मदद से होने लगता है तो उसे दौनी कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फटाक से नोट कीजिए आप लोग। और क्लास नोट्स पीडीएफ आपको पता है कहाँ पे मिलता है? टेलीग्राम पे मिलता है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ से आप लोग हमसे हमारे जो भी इंस्टा अकाउंट है वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको डाउट पूछना है तो टेलीग्राम पे डाउट ग्रुप है। आपको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पे इनॉक्स एकेडमी का चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, और टेलीग्राम पे भी मिलता है। थ्रेड अकाउंट है हमारा जो कि थ्रेड पे है, तो वहाँ पे भी आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आपका डाउट का आंसर आपके कमेंट में मिल जाएगा, या फिर वैसा कोई डाउट हुआ जो कि मैं वीडियो में सिर्फ वीडियो में ही बता सकता हूँ, तो आप एक बार नोटिफाई हो जाएंगे कि आपका जो भी सवाल है उसका जवाब अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो इसलिए आपको कोई भी समस्या हो तो वीडियो में कमेंट कीजिए, ठीक है? डाउट ग्रुप में पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए, इंस्टाग्राम पे पूछिए। लेकिन बोलता हूँ कि जब भी डाउट हो वीडियो में अगर नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम पे जाके पूछिए। इंस्टाग्राम से ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि हो सकता है इंस्टाग्राम पे आपके सवालों का जवाब लेट से मिले, क्योंकि वहाँ पे अभी जो है उस पेज पे ज़्यादा आदमी कोई एक्टिव है नहीं। कभी कभार देखा जाता है उस पेज को जब कुछ अपलोड करना होता है तब। इसलिए आप लोग डाउट रिलेटेड काम टेलीग्राम पे ही करें। ओके, धन्यवाद। इतना ही बताना था मेरे को। तीसरा जो है वो क्या है? ओसाना या निष्पावन। तीसरा ओसाना या निष्पावन। क्या समझ में आ रहा है भाई? ओसाना या निष्पावन। जो भी लोग गांव से पढ़ रहे होंगे ना, उसे हर चीज़ क्लियर हो रहा होगा कि ओसाने का काम जो होता है वो वायु की मदद से किया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि किसान जो करता है सूप जानते हैं आप लोग, जो होता है एक
उसमें अनाज को भर के इसमें क्या होता है कि हल्के और भारी मिश्रणों को अलग किया जाता है। जैसे हवा चल रही है तो उससे ऊपर से अनाज को गिराते हैं, और जो भारी कण होता है वो तो जस्ट नीचे गिर जाता है, लेकिन जो भी उसमें भूसी वगैरह होता है अनाज में लगा हुआ, वो हवा की मदद से थोड़ा दूर जाके गिरता है। ठीक है, तो इस विधि में हम लोग क्या करते हैं कि भारी कणों से हल्के कणों को अलग करते हैं, और इसमें हवा का उपयोग किया जाता है। जैसे चना और गेहूं में से भारी दाना कौन सा है? चना और गेहूं, और उसका छिलका जो है वो हल्का है। तो छिलकों को अलग करना, ये इस विधि के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो ओसाने का उपयोग हम लोग लिखेंगे, ओसाने का उपयोग ओसाने का उपयोग पवन या वायु भी जिसे कहते हैं, या वायु के झोंकों द्वारा। और इसमें क्या होता है? भारी कणों से हल्के कणों को अलग किया जाता है। भारी कणों से हल्के कणों को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। भारी कणों से हल्के कणों को अलग किया जाता है। जैसे कि चना व गेहूं के दानों से भूसी, यानी कि जिसे कि CHAFF चॉफ इंग्लिश में कहते हैं, के दानों से भूसी को अलग करना। भूसी को अलग करना ऐसा इसलिए कि ये जो दाने हैं चावल या गेहूं के, ये भाई क्या हैं? ये भारी हैं। तो ये जहाँ से मान लीजिए हाथ में लेके मैं, दोनों का मिश्रण है, भूसे भी है और चना भी है, और इधर से पंखा चल रहा है, हवा चल रहा है, तो यहाँ पे गिराऊँ तो दाने जो हैं वो जस्ट सीधा में गिरेंगे, लेकिन जो उसके भूसी हैं वो थोड़ा सा दूर जाके गिरेंगे। तो इससे क्या होता है, हमें दाने अलग दिखते हैं और भूसी अलग दिखते हैं। तो ये भारी है और भूसी जो है वो क्या है? वो हल्का है। तो इस कारण से क्या है कि ओसाना और निष्पादन का कार्य किया जाता है। तो यहाँ तक आप इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्या है कि चौथा जो है प्रॉपर्टी वो है चालन। चौथा क्या है? चालन। तो चालन मतलब समझ में आ रहा होगा कि जैसे कि अशुद्धियों को अलग करने के लिए चालनी का उपयोग करते हैं। आपको पता होगा जैसे कि आटा आपने देखा होगा, तो आटा जब भी हम लोग पिसा के लाते हैं तो मम्मी आटा गूंथते वक्त क्या करती है? चालनी से चालती है। तो आटा जो होता है वो तो एक बर्तन में जमा हो जाता है, लेकिन वो जो जिसे क्या कहते हैं, चोकर कहते हैं, वो चालनी में जमा रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो आकार है वो चालनी के जो छेद है उससे बड़ा है, इसलिए वो बर्तन तक नहीं पहुँचते। तो विभिन्न आकार के कणों के लिए विभिन्न आकार के कणों का चालनी का उपयोग किया जाता है। खत्म कर दूं लेक्चर क्या? मेरे मन में आ रहा है सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।
चौथा प्रॉपर्टी है भैया चालन। ठीक है, अशुद्धियों को अलग करने के लिए चालन का उपयोग, अशुद्धियों को अलग करने के लिए चालन का उपयोग। ठीक है, सॉरी। हाँ, तो चालन का उपयोग अशुद्धियों को अलग करने के लिए चालन का उपयोग करते हैं। और विभिन्न आकार के कणों के लिए विभिन्न आकार के कणों के लिए विभिन्न आकार के छेदों वाली चालनी का उपयोग, विभिन्न आकार के कणों के लिए विभिन्न आकार के छेदों वाली चालनी का उपयोग। और पांचवा जो है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण। तो भाई इसमें क्या लिखेंगे चुंबकीय पृथक्करण में कि जब दो ठोस चीज़ों का मिश्रण बने, जब दो ठोस चीज़ों का मिश्रण बने और एक अवयव चुंबकीय हो। ठीक है, मतलब एक अवयव जो है वो चुंबक आकर्षित करता हो तो उसे चुंबक की सहायता से पृथक किया जाता है। कि यदि दो ठोस मिश्रण, यदि दो ठोस पदार्थों के मिश्रण में, यदि दो ठोस पदार्थों के मिश्रण में एक अवयव चुंबकीय हो। ठीक है, यदि दो ठोस पदार्थों के मिश्रण में एक अवयव चुंबकीय हो तो एक अवयव चुंबकीय हो तो उसे चुंबक की सहायता से पृथक किया जाता है। जैसे ठीक है, जैसे आटा प्लस लोहा का बुरादा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या आपको? भाई आटा नहीं गंधक कर लो इसे। पता चला तुम अगले वीडियो में कमेंट करो वीडियो के नीचे। अगर आटा को हमने सान दिया तो कैसे अलग होगा भाई सानने की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, गूँथने की बात नहीं कर रहे हैं। आटा सूखा होना चाहिए, लोहा का मिश्रण उसमें डालो, लेकिन तुम तो तेज हो, दिमाग लगाओगे। भाई आटा को मिला के देखते हैं, लोहा में पानी डाल देते हैं, उसके बाद चुंबक लगाएंगे, पता नहीं अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा भाई। इसलिए यहाँ पे गंधक करो। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता। गंधक,
ठीक है, दिल को सुकून मिला मेरे, पता था कमेंट करोगे कुछ ना कुछ दिमाग लगा के अपना, इसलिए मैंने कर दिया। एक एक्स्ट्रा दिमाग आगे जो लगा दो ना तुम, इसके लिए मुझे यहाँ पे सोच के चलना पड़ता है। समझ में आई बात? तो फटाफट नोट कीजिए आप लोग, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं। तो हो गया होगा आपका। अब 4-5 मेथड और बचते हैं, ठीक, यहाँ से ध्यान से सुनना। 4-5 मेथड और बचते हैं जो कि वो भी हल्के हैं, 1 घंटे के अंदर में अगले लेक्चर में ख़त्म हो जाएंगे। तो आप तब तक अच्छे तरीके से रिवाइज़ करके रखिएगा इस लेक्चर को भी और पिछले वाला लेक्चर को भी। तो पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चों, लव यू, सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बाय।